हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएसजीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी वाला पूछ रहा है और जितने पेपर हुए उसके एनालिसिस के बेस पे मैंने क्वेश्चंस कुछ लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने कल के भी लिए हैं जो पेपर पूछे गए हैं। डाटा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पेपर इसी टाइप से आया था। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। आजकल औसत वाला क्वेश्चन, औसत चाल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे, किसी का एक क्वेश्चन, किसी के दो क्वेश्चन, किसी के तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन एक या दो क्वेश्चन इसके जरूर आ रहे हैं। औसत वाले क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, ठीक है। इसके 3 रूल होते हैं, तीनों रूल के मैंने क्वेश्चंस करवाऊंगी और समझाऊंगी भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, पढ़ते हैं। एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, ठीक है। बी से सी 39 किलोमीटर की चाल से 29 मिनट में जाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड। क्या बोल रहा है कि एक ए से बी तक कितना, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 29 मिनट में जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या बोल रहा है, बी से सी, फिर बी जो है वो सी तक जा रहा है, कितना, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट के लिए। मतलब जो टाइम है सेम है, टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। इस फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दे रखा हो कि कोई, जैसे मान लो कि कोई ए जा रहा है बी तक, बी जा रहा है सी तक, और ठीक है, और जो उनका समय है सेम हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया, काफ़ी हर मॉक टेस्ट में, हर मैराथन क्लास में मैंने आपको एवरेज वाले क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है फ्रेंड। वहाँ पे मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको बता रही कि एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल, बराबर होता है कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय, कुल दूरी, ठीक है। ओके फ्रेंड, इतना समझ में आया। अब ठीक है फ्रेंड, देखो कुल दूरी कितनी है, पहले कितना हो, देखो मुझे पूरी दूरी निकालनी होगी, तो क्या करूँगी मैं, ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी होगी, ऐसे ही निकालूंगा ना। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है फ्रेंड, 29 ये भी तय कर रहा है, 29 ये भी तय कर रहा है, तो 29 गुना 29 होगी, प्लस बी से सी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी होगी, तो 39 गुना 29 होगा। इतना समझो फ्रेंड, आपको आया कि नहीं आया। मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बेसिक पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाए। देखो ए पहले बी तक जा रहा है, ठीक है, 29 मीटर, फिर बी से सी तक गया, इतनी किलोमीटर तक की चाल में इतना 29 मिनट तक जाता है, औसत चाल। कुल दूरी पहले क्या होगी, कुल दूरी कितनी होगी, ए से बी तक की और बी से ए तक की दूरी 29 गुना 29 होगी, प्लस, ठीक है, फिर क्या है, फिर दूरी कितनी होगी, बी से सी तक की 39 और ठीक है बटे समय कितना है, 29, ये 29 गुना 29 मतलब 2 गुना 29, ये हुआ। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो इसकी और इसकी गुना कर देंगे और इसकी और इसकी गुना कर देंगे, कुल दूरी यही होगी ना। ये किलोमीटर इतने प्रति 29 किलोमीटर में चल रहा है, कैसे बता देते हैं कुल दूरी। यदि 29 किलोमीटर 29 मिनट में चल रहा है तो एक कितना चलेगा, 29 गुना 29 में चलेगा,
ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो वो मिनट और मिनट को मैं कॉमन ले लूँगी तो कट जाएगा। यहाँ से 29 और 29 यहाँ भी, तो 29 मैंने कॉमन लिया तो 29 प्लस, सॉरी कितना होगा 1, कुछ गलत तो नहीं ले लिया, ठीक है फ्रेंड। 29 मैंने कॉमन लिया तो ये 29 यहीं रहेगा प्लस 39 ये रहेगा बटे 2 गुना 29, 29 से 29 कट जाएगा, 29 और 39 होता है 68 बटा 2, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 34 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े हटके क्वेश्चंस मैंने लिए, पीछे जो मैंने मॉक टेस्ट में कराए थे वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और जो ये क्वेश्चन लिए थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा। अब पहले मैंने फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन लिया है, अब मैं सेकंड मेथड टाइप का क्वेश्चन, 3 मेथड होते हैं इसमें, तीनों मेथड से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तीनों मेथड के क्वेश्चंस लिए। एक मेथड का मैंने वो करवा दिया है, दूसरे मेथड का क्वेश्चन लूँगी। पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड, औसत 4 के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, कल मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें औसत गति के मैंने हर एक स्टेप अलग अलग का वो करवाऊँगी, क्योंकि आजकल बहुत पूछे जा रहे क्वेश्चन ये, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, और बेईमान दुकानदार के ऊपर तो मैं टॉपिक में वीडियो बना चुकी हूँ पीछे, अभी मैंने परसों ही वीडियो बनाई थी उस पर, अब मैं औसत 4 पे बनाऊँगी। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगी, यदि ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मान लो कोई एक बी तक जाता है और बी से ए वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का कब भी क्वेश्चन होता है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 किलोमीटर तक जाता है और फिर दूसरा व्यक्ति ए तक वापस आने में इतना किलोमीटर, तो टोटल औसत चाल निकालें, तो उसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है मैं बताइए। सीधा इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, जब भी इस टाइप कोई पर्सन दे रखा हो कि ए बी तक जाता है और फिर बी ए तक जाता है, फिर बी ए तक जाता है, इस टाइप कोई क्वेश्चन हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति पे जाता है, तो उसका ये होता है कि 2x बटा x प्लस वाई। ठीक है, 2x मतलब पहला व्यक्ति, पहले ए कितना था 20, ठीक है, बी कितना था 30 बटे 20 प्लस 30। ठीक है, तो 2 गुना 20 गुना 30 बटा 50, 0 से 0 कर दिया, 5 चौके 20, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 इसका राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड होता है एलसीएम मेथड। ठीक है, पहला मेथड मैं आपको बता दिया एवरेज कैसे, दूसरे मेथड मैंने बता दिया था कि किस टाइप के। आज अब तीसरा मेथड जो होता है, लास्ट मेथड होता है एलसीएम मेथड, जो पेपर में इस एलसीएम मेथड पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। 90% को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो आजकल पूछे जा रहे हैं वो एलसीएम मेथड के ऊपर ही बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते जरूर है क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान से समझना, एलसीएम मेथड से मैं इसको करवाऊंगी आपको। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट मेथड है, इस टाइप के इसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, एलसीएम मेथड से ही पेपर में ज़्यादातर बनते हैं। किस्मत अच्छी है तो आप नहीं आएगा, इजी मेथड आ जाएंगे पीछे 2 मेथड, लेकिन एलसीएम मेथड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से समझना है। ठीक है, एलसीएम मेथड अच्छा मेथड है ये, और ये अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर बी से ए वापस 30 किलोमीटर की चाल से आता है। ठीक है, देखो यहाँ तक पूछा जाता है कि चाल बताइए, तो पीछे वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था कि 2x बटा x प्लस वाई के उससे निकल जाता, लेकिन आगे क्या बोल रहा है वो, और दोबारा ए से बी
40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो पूरी यात्रा की औसत चाल, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना कि पहले ए बी तक जाता है, बी सी तक जाता है, सी फिर ए में जाता है, जिसमें 3 चीज़ें दे रखी हो और टाइम सेम दे रखा हो, तो उसमें एलसीएम मेथड लगाता है। देखो क्या बोल रहा है पहले वो, पहले ए से बी तक जा रहा है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। और फिर क्या करता है, बी वापस जा रहा है ए में कितने पे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। फिर दोबारा जो ए है फिर बी पे जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो दूरी तय कर रहा है वो टाइमिंग जो हमारा है वो 1:1:1 करना, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा है ये है, 3 हिस्से में दूरी तय कर रहा है। तो दूरी कितनी तय की, उसे 3 हिस्से में तय की, 1:1:1 में दूरी तय की, 3 हिस्से तय किए उसने, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, 20 30 40, 20 30, ठीक है, 20 30 40 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, यदि 20 में 120 तो एक में कितना लेगा वो, 6 लेगा। 30 120 है तो एक में कितना लेगा, 4 लेगा। यदि 40 में 120 है तो 3 एक में कितना लेगा, 3 लेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि औसत चाल निकालने का फॉर्म होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। बताया था ना, एवरेज निकालने का, एवरेज दूरी स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डी बटे टी होता है। पहले हम दूरी निकालते हैं, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी, ठीक है, दूरी कितनी है, एलसीएम निकाल दिया हमने, 120 है, इनकी तो टोटल चाल है 120 है, और कितने हिस्से हैं, 1 2 3 हिस्से हैं ना, मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्से में दूरी तय कर रही है, तो गुना 3 बराबर हो गया 360, ये निकल गई कुल दूरी, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है, तो हमें समय भी पता होना चाहिए। तो समय कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ये ना जो ये निकाला, ये इसका क्या है, टाइम है, तो कुल टाइम कितना होगा, इनको जोड़ देंगे, 6 4 3 बराबर कितना होगा, 13 हो गया, ठीक है फ्रेंड। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला, यदि टोटल समय, जब टोटल दूरी इतनी है, 20 में इतनी है, तो एक में 6 होगा, तो इस टाइम निकल गया हमारा। अब फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालना, कुल दूरी बटे कुल समय, 360 कुल दूरी होगी, कुल समय हो गया 13, ठीक है फ्रेंड। इसको सॉल्व करते हैं, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 4 2 26, 10 बचेगा 0, तो 13 7 7 21 9, 13 7 91, 13 7 91, हासिल कितना बचा 9, तो जो शेषफल बचेगा वो नीचे आएगा, भाग दिया 13, तो 27 सही, 13/9 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड, समझ में आया आपको ये, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में ज़्यादातर, और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पीछे वाले मॉक टेस्ट में एटलीस्ट, और इससे पीछे वाले पेपर का भी एटलीस्ट करवा रखा है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए फ्रेंड, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पूछे ही 2 या 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर पूछे ही जाते हैं फ्रेंड, 2D में पेपर नहीं पूछा जा रहा आजकल। आजकल जो पेपर पूछा जा रहा है वो 3D में पूछा जा रहा है, 3D मतलब शंकु पेलन इनके ऊपर, ठीक है ना, 3D के ऊपर ही आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं पेपर में 3D के क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2D के गोला हो गया, गोला हो गया, त्रिभुज हो गया, अब उस पर पेपर नहीं बनते, पैटर्न चेंज हो चुका है अब, लेकिन जो 3D में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी ईजी पूछे जा रहे हैं, ना कि टफ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेंसुरेशन एक क्षेत्रफल एक ऐसी चीज़ है
जो सिर्फ फॉर्मूले ही बेस पे, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, गारंटी की बात है। इसलिए हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कोई भी चैप्टर का पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स टू लेसन में हमेशा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूले याद है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। त्रिज्याओं का मतलब R1/R2 का अनुपात कितना है, 3/2 है। और उनके आयतनों का अनुपात, आयतन मतलब V1 V2 27/16 आपको, और हमें उसकी ऊंचाई का अनुपात निकालना है, मतलब H1/H2 हमने निकालना है। लंब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का अनुपात क्या होता है, V1/V2 बड़ा होगा ना πr²H होता है। क्योंकि 2 दे रखे हैं तो इसको R1 कर देंगे, इसे H1 कर देंगे, बटा πr²H2²। ठीक है, पाई से पाई कट गया यहाँ पे। ओके फ्रेंड, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन से आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, πr²H होता है। ठीक है, इसका अनुपात हमें देगा 27/16। R1² है, R1 की वैल्यू कितना है, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो R1² R2² निकल जाएगा। 9 H1 हमें निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 गुना H2। ठीक है, सीधा काट देते हैं, 4 से कटेगा कितना, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 3 में 27, 3 तिया 9 कट जाएगा, आर पार गुना कर देंगे तो H1/H2 तो कितना होगा, 3 इधर रहेगा, 4 इसके बटे में चल जाएगा, तो 3:4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं शंकु वाले के ऊपर, क्योंकि शंकु वाले क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, 3D पे क्वेश्चन है। ठीक है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 240 पाई है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आंसर पाई में पूछा गया है तो पाई को वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो फ्रेंड, आपको पता होगा ना कि लंबवृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/L होता है। किसी भी लंबवृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल बराबर होता है πr/L। ठीक है फ्रेंड, देखो अब हमसे क्या पूछा गया है, उसका आयतन पूछा गया है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी शंकु का 1/3 πr²H। ठीक है, πr²H, इसका मतलब क्या हो गया, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या R और H की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 3/4 दे रखा है। ठीक है, देखो, और क्षेत्रफल की हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें L की वैल्यू पता होनी चाहिए। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाती हूँ। ये शंकु है, ये शंकु है। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3x मान लेती हूँ। ठीक है, अनुपात है, क्योंकि ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4x दे रखी है। ठीक है, तो इसकी तिर्यक लंबाई कितनी होगी, तिर्यक लंबाई उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपने तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, L² बराबर होता है H² + R²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई लंबाई का
वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। एल स्क्वायर हमें निकालना है, एच कितना है, एच स्क्वायर 4 है, 16 एक्स स्क्वायर मान लो क्योंकि मैंने एक्स माना साथ में क्योंकि अनुपात में है, ठीक है, प्लस 9 एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 और ये 25 एक्स स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी हो गया 5x, क्योंकि स्क्वायर हटाऊंगी अंडर रूट बनेगा। तो ये कितनी मिल गई हमें, तीरे की ऊंचाई 5x मिल गई हमें। ये तीरे की लंबाई पे चल गई 5x हो गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, आयतन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 240। फॉर्मूला कितना होता है आयतन का 1/3 पाई, ऐसे रहने देती हूँ। आर स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच 4 का स्क्वायर 16। ये 240 पाई था, पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ से मैं करूँ एक्स की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ से मैं कैसे बता देती हूँ। साथ में ये एक्स भी चल रहा है, एक्स स्क्वायर भी चल रहा है। सॉरी मैं एक्स लिखना भूल गई थी, यहाँ पे स्क्वायर किसका कर रही हूँ मैं, क्या लिख कर रही हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, नहीं सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने शायद, एक सेकंड रुको फ्रेंड, गलती होगी मेरे से कहीं पे। ये तो उसका आयतन होता है ना, और यहाँ पे गलत होगी फ्रेंड। वो तो हमें क्या दे रखा था उसमें, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। सॉरी फ्रेंड मेरे से गलती हो गई थी थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पेपर क्वेश्चन लंबा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है फ्रेंड 240 पाई, पाई ऐसे रहने देते हो क्योंकि पाई से पाई करता है। आर कितना है 3x है बटा 3x है इंटू एल कितना निकाला था 5x, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 5 से काट दूँ, 5 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 3 कम 3, 3 छक्के 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 की, क्योंकि एक्स गुना एक्स हो गया एक्स स्क्वायर क्यों होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकल गई मुझे 4। अब मुझे क्या निकालना है, इसका आयतन पूछा गया है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 क्योंकि आंसर पाई में पाई रहते, आर स्क्वायर कितना है 3 का 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देती हूँ 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है फ्रेंड। इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी फ्रेंड, एच की वैल्यू 4 थी, 4x, 4 की गुना मैं 4 में करूँगी 16 होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, 4 आर स्क्वायर है ना, सॉरी फ्रेंड, तो 3 गुना 4 का स्क्वायर, 4 या 12, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ 1/3 पाई में, आंसर पाई में रहते, आर स्क्वायर कितना था 3x था, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 4, 4 या 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, गुना कितना है एच की वैल्यू है 4x थी, तो 4 गुना 4 16, जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको रहने देंगे। 3 से काट देखो, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 गुना 16 में करूँगी तो 768 पाई इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी, एक बार फिर समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ था, आयतन पूछा हुआ था। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सीधा 3 और 4 की वैल्यू रख देंगे, कैसे बता देती हूँ 1/3 गुना पाई गुना कितना 9 गुना 4, यही करते हैं बच्चे, करते हैं 3 3 9 12 पाई लिख देंगे। ये मेथड गलत है, क्यों बताती हूँ, क्योंकि उसने मुझे क्षेत्रफल दे रखा है,
जब भी अनुपात में वैल्यू दे रखी होगी तो उसको x लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्षेत्रफल भी दे रखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एल की वैल्यू पता नहीं है। एल की वैल्यू कैसे, तीरे की लंबाई कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस, जैसे वो होता है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, उस बेस पे ये क्वेश्चन निकाला जाता है। एच स्क्वायर प्लस आर, यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे, एल की वैल्यू निकल जाएगी। फिर क्या पूछा था उसने, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएंगे। फिर जो आयतन में मान रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन 2-4 बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने बेलन का, क्योंकि आज का क्वेश्चन फ्रेंड 3D पे ही बन रहे हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्या दे रखा, एक ठोस गोले, ठीक है, इसमें 2 चीज है, एक बेलन है और एक ठोस गोला है, ठीक है। उसका आयतन कितना दे रखा है, बेलन का आयतन, देखो ये जो, देखो 8 ऊंचे ठोस, इसका मतलब क्या है, ये हमें उसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचे दे रखा, ऊंचे मतलब उसकी ऊंचाई, लंबे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन, तो आयतन कितना देगा, 392 पाई बराबर पाई ऐसे दे देती हूँ, क्योंकि पाई से पाई कर देगा। आर कितना दे रखा, आर हमें यहाँ से निकालनी है, एच कितना दे रखा 8, पाई से पाई करेंगे, 8 से कितने और कटेगा देखती हूँ, 8 चौके 32, 8 नहीं 72, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, तो आर की वैल्यू होगी 7। आर की वैल्यू हमने क्यों निकाली बता देती हूँ, क्योंकि इसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले के बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए थी, तो आर की वैल्यू हमने बेलन के आयत के फॉर्मूले से निकाल ली है। तो कितना 2 पाई, आंसर पाई में पूछा हुआ है तो पाई रहने देंगे, गुना 7 गुना 8, 7 दूनी 14, 14 8 112, 112 पाई इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूले बेस क्वेश्चन होते हैं, ये फॉर्मूले बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक टाइम और वर्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो आने ही है टाइम और वर्क के, ठीक है। जो मैं कर रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, वे सी की सहायता से इसे 3 दिन में कर पाते हैं, ए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। देखा होगा आपने आजकल पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ए बी सी के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। उम्मीद है पढ़ लियो क्वेश्चन आपने। देखो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए ना, जब भी पूछे जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो ए है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में, बी कितना कर रहा है 12 दिन में, और क्या है वो, और आगे क्या दे रखा है 15 दिन में, नहीं कुछ गलत तो लिख दिया, 6 दिन में है फ्रेंड, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, ठीक है।
एक क्वेश्चन देख लो मुझे, ठीक है। पूरा कर रहा है, सी की सहायता से इसे वो 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए प्लस बी माइनस सी बराबर 3 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए बी सी की सहायता से वो 3 दिन में कार्य कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे आ जाए ना, देखो जब भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 6, 9, 3 का एलसीएम लोगे 18 आएगा, ठीक है। यदि 6 दिन में 18 काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना किया, 3 दिन में करेगा। यदि 9 18 दिन में कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। यदि ए बी सी तीनों कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है, 6 से 18 को भाग देना है, 9 को 1 से, एक दिन का निकल जाएगा कार्य, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ए एक दिन में कितना 3 दिन में कर रहा है कार्य एक दिन का, और जो बी है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कर रहा है, फ्रेंड। आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो यदि एक दिन का कार्य 3 दिन में कर रहा है और बी एक दिन का कार्य 2 दिन में कर रहा है, तो जो बचा हुआ कार्य होगा वो सी करेगा। कितना, ये 6 है ना, 6, तो बचा हुआ कार्य जो एक दिन का होगा वो सी करेगा, क्योंकि 3 और 2 5, 5 और 1 6। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक दिन का कार्य 3 दिन में कर रहा है, बी एक दिन का कार्य 2 दिन में कर रहा है, तो बचा हुआ कार्य जो एक दिन का कार्य बचा होगा वो सी ही करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो उसने क्या पूछा है, सी का कार्य पूछा है, तो सी का कार्य कितना होगा, सी का कार्य कितना 18 टोटल वर्क बटे सी का कितना है 1 है, 1 से भाग देंगे बराबर 18 दिन आ गया। ये इसका राइट आंसर है, 18 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन और लिया है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ही किए जाते हैं, ठीक है। ए तथा बी एक काम को 1200 रुपये की राशि पर करने के लिए दिया गया है। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 5 दिनों में करते हैं। सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है। शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना भी। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन सही से, फिर मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा हूँ, ए कितना 15 दिन में कर रहा है, बी कितना कर रहा है 12 दिन में, और क्या वो बी यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज़ को ध्यान समझना फ्रेंड। यहाँ पे बोला था कि वे सी की सहायता से 3 दिन में कर पाते हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, मुझे लग रहा है शायद, ठीक है। प्लस आना था, यहाँ पे मैंने प्लस से माइनस कर दिया, सॉरी माइनस नहीं प्लस आना था वहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सी की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी मुझे गलती से वहाँ माइनस लग गया था, प्लस आंसर की सहायता से काम कर रहे हैं तो जो जुड़ेगा ना, तीनों का एलसीएम ले लो। पीछे कितना आएगा 60, इसका एलसीएम आएगा 15 दिन 60 है, तो एक दिन कितना होगा 4 होगा, बी का एक दिन का 5 होगा, ठीक है। और ए बी सी तीनों का कितना होगा 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब उसने क्या बोला है, ए और बी एक काम को 1200 रुपये में करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो जो बचा हुआ कार्य होगा वो सी करेगा। कितना है 5, 9 और 12, 9 10 11 12, 3 बचा हुआ जो 3 दिन का 3 कार्य होगा वो सी करेगा। इतना समझ में आपको आया, क्योंकि एक दिन कार्य ए का 4 है, बी का इतना है और उसका 12 है, तो बचा हुआ कार्य जो होगा वो सी करेगा।
ठीक है फ्रेंड। और उसने क्या बोला, ए और बी एक काम को 1200 की राशि में करते हैं। मतलब ए और बी, ठीक है फ्रेंड, ए और बी, ठीक है। इसका मतलब कि जो 12 है ना, ये 12 जो हमारा ये 12 है, ये तीनों में कार्य क्षमता के रूप में बटा है ना। ठीक है, ए और बी कितना 1200, मतलब 12 जो कार्य क्षमता है वो 1200 रुपये में बटी है। तो एक में कितनी होगी, 1200 बटा 12, 100 होगी। ठीक है। और पूछा क्या, सी की वैल्यू पूछिए, सी कितना है, 3 है। तो 100 गुणा 3 कर दोगे, 300 इसका राइट आंसर है, 300 रुपये में, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया इतना। पहले वाले क्वेश्चन में राशि नहीं दी गई थी, दूसरे वाले में राशि दी गई थी, तो आप इसको ऐसे करोगे। ठीक है फ्रेंड, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस टाइप का क्वेश्चन तो फ्रेंड हमेशा पूछा जाता है। साधारण ब्याज के ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। 4 मेथड के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, चारों आप करके चलेंगे ना, 100% श्योर है, इससे बाहर तो पूछता ही नहीं है एग्जामिनर। यदि इससे बाहर कुछ पूछ लेना तो मेरा नाम बदल देना, या इससे बाहर क्वेश्चंस आ जाए ना, इसका प्रॉफिट, उसका धनराशि वाला, वार्षिक चक्रवृद्धि वाला, CISI का, ठीक है, 4 कौन से पूछता है मैं आपको बताती हूँ। तो आप कहीं नोट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कल की मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन लिख के बताना कि इस सिर्फ इन 4 के ऊपर फॉर्मूले बनते हैं। पहला जो बनेगा, पहले क्या करता है फ्रेंड, हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा होगा, रेट दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब होता है साधारण ब्याज दे रखा होगा, दर दे रखी होगी, समय दे रखा होगा, और वो आपसे अमाउंट पूछेगा। अमाउंट मतलब आप उसको कितने समय में पैसे पूछेगा, अमाउंट, ठीक है। दूसरा, आपको अमाउंट दे रखा होगा, पैसे दे रखे होंगे, दर दे रखी होगी, रेट दे रखा होगा, टाइम, समय दे रखा होगा, और वो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब साधारण ब्याज। तीसरा क्वेश्चन होता है, आपको CISI का अंतर पूछता है 2 या 3 सालों में। 4 साल में बहुत कम, एक आध क्वेश्चन बना होगा 4 साल में बना होगा, लेकिन ज़्यादातर 2 या 3 साल का ही पूछता है। चौथा क्वेश्चन, मान लो कोई धनराशि इतने समय में इतने हो जाता है, ठीक है, और इतने समय बाद उसकी जो रेट दर है क्या होगी। इस टाइप के 4 क्वेश्चंस बनते हैं, इससे अलावा नहीं पूछते क्वेश्चन। जिसको कोई कहता है कि मैं साधारण ब्याज वाला, मुझे CISI नहीं आती समझ में, आप ये 4 क्वेश्चंस कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछता पेपर में, गारंटी दे रही हूँ। इससे बाहर पूछ रहा तो मेरा नाम बदल देना, या मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैम इससे बाहर क्वेश्चंस आया है। सिर्फ इस 4 पे ही बनते क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो मैंने ये क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा हमें, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का कितने रुपए है, तो धनराशि बताइए, धनराशि मतलब अमाउंट बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, 8% का फ्रेंड मतलब क्या होता है, पहले इस 8% को हमने क्या करना है, भिन्न के रूप में लिख देना है, 2/25 हुआ इसका मतलब, ठीक है। परसेंटेज सबको निकालना होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 रुपये की धनराशि पे ब्याज कितना होगा, 27% हो जाएगा एक उसमें, ठीक है। तो 2 वर्षों का, 1 वर्ष में कितना होगा, दूसरे भी यही होगा, 25 का 27 बनेगा। जो इतने में से इतने बन जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया।
25 का जब ब्याज लगेगा तो उसको जोड़ेंगे 27% होगा। पहले साल में भी इतना होगा, दूसरे साल में भी यही होगा। इनकी गुना करेंगे 25 गुना 25 625 और इतने रुपए में कितना बन जाता है 27 गुना 27 1458 रुपये बन जाएगा। इतना इतने रुपए में इतना बन जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको आया कि नहीं? अब क्या बोल रहे हैं, ब्याज दर में 2 वर्षों में इतना हो जाता है, इतना ही बन रहा है और इतना ही बन जाता है। तो एक का कितना होगा, तो 528 का 500 458 ही बन रहा है। तो एक का कितना बनेगा 458 बटे 458 एक बनेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, एक बन जाएगा। एक कितने बन रहा है, 2 वर्ष में बन रहा है, 2 में बन रहा है। तो एक का 2 में बन रहा है। तो क्या पूछा हुआ है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि कितनी है, ये है राशि धनराशि। तो 625 में कितनी बनेगी, 625 गुना 2 गुना करेंगे 1250। ऑप्शन सी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो फ्रेंड। इसको यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोलो, 2 वर्षों का आपने ब्याज निकालना तो क्या करोगे, 2 गुना 1458 बटे 1458। इससे ये कटेगा तो एक का 2 वर्ष का 2 आ जाएगा, एक वर्ष में 2 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे आप 2 वर्ष का निकालोगे, 2 वर्ष का तो गया 2 इधर आएगा, तो एक वर्ष का निकाल तो इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैंने कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगी धन इस पे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर और औसत चाल उसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं CISI वाले के अंतर के ऊपर क्वेश्चन, जो कि पेपर में पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, आजकल बहुत क्वेश्चन इसके बन रहे हैं CISI के क्वेश्चन। किसी धनराशि पीछे पेपर में शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड। किसी धनराशि पर 17% की ब्याज की दर पर 2 वर्षों के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का रुपये इतना है तो अंतर है, तब धनराशि रुपये में कितनी होगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमें आपको पता है CISI का फॉर्मूला क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इसका अंतर कितना दे रखा है 14,443.50। पी का प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना है, R 17 गुना 17 100 गुना 100। ठीक है, दशमलव उठाएंगे 0 पड़ेगी, 2 0 से 2 0 कट गई है। ठीक है, ठीक है, ओके। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको 17 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 305 0 इंटू 100 बटे 279। इससे काट के देखते कितने और कटेगा। ये कटेगा फ्रेंड 15 बार। ठीक है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1500 रुपये नहीं सॉरी, ये कटेगा 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 8 पंजे 5 बार कटेगा, देखिए बार 15 5 बार कटेगा। 9 पंजे 45 का 4, 8 पे 40 40 और 44 का 4 10 10 और तो 14 43, ये कटेगा फ्रेंड 5 बार। तो 5000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना है, बस आंसर आपका 2 सेकंड के अंदर। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन और ले रही हूँ SI के ऊपर अंतर वाले पे, जिससे आपको और चीज़ समझ में आएगा। 2 वर्षों के CI और SI का अंतर 224 रुपये है। यदि दर 20% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। CISI का फॉर्मूला PR² इंटू 100 स्क्वायर। इसका अंतर कितना देगा 224 बराबर P निकालना है, R² 200 का 20 का स्क्वायर करोगे 400 होगा, 100 गुना
100 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ठीक है। काटेंगे इसको, 4 पंजे 20, 2 4 4 छक्के 24, जीरो यहाँ पे जाएगी तो पी बराबर होगा 5600 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है मेरे किसी भी मैम यहाँ पे मुझे समझ में आए तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मैं कल वीडियो में जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी तो पहले आपकी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्लियर करूँगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी भी पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सी युग्म सहभाज्य संख्या का युग्म है? तो को प्राइम नंबर जिनका मतलब होता है जिनका मासा 1 होता है या वो संख्या है जो किसी से भाज्य नहीं होती, करती नहीं है, ठीक है। देखो 64 और 22 2 से कट जाएगी तो ये नहीं है। 42 और 63, ठीक है फ्रेंड, ये कट जाएगी। इसे देखो जरा, 42 3 से कटेगी, 3 कम 3 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ये भी नहीं है। ये वाली देखते हैं, ये 64 ये 2 से कटेगी, ये 5 से कटेगी, तो मतलब ये वाली संख्या है 37 39 से 3 बार कटेगी 16, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रही है और ये 5 से कट रही है, ठीक है। क्योंकि देखो ये 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी, ये 13 से कट जाएगी, 13 3 87, 13 चौके 116। तो ऑप्शन सी है जो कि अभाज्य संख्या है, जो एक ही नंबर से नहीं कट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 12 15 18 तीनों से विभाज्य होगी? इसका भी आंसर सीधा आंसर देख के निकालेंगे। कैसे? इसका मतलब क्या है, हमें कोई ऐसी संख्या देखो 12 से कटेगी, 12 एकम 12 से नहीं, 12 72 नहीं, 12 ये कटेगी 12 मतलब 3 से कट रही है, ये 3 से कट जाएगी तो ये 3 से कटेगी संख्याएं सारी, तो समझो 12 15 18 से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब मुझे वो संख्या देखनी है जो 3 से नहीं कट रही है। 3 एकम 3 दूनी 6 नहीं कट रही, ये नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन में है। 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, ये तो नहीं है। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 3 दूनी 6 76, 12 से कट जाएगी 76, 15 से भी कट जाएगा, 12 कम 12 80, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, 64 एक ऐसी संख्या है जो 12 15 18 से नहीं कटेगी, अतः 3 से नहीं कट रही है। क्योंकि जो 3 से कटेगी वो 12 15 18 अपना आप ही कटेगी। कैसे बता देती हूँ, 2 और 1 3 होता है, 3 5 और 6 6 होता है, 8 और 1 9 होता है, मतलब इन संख्या से कटने वाली संख्या 9 से कट जाएगा, ये भी आराम से 6 से कटेगी, इससे ये संख्या 64 है, ये ना 3 से कटेगी ना 6 से कटेगी ना 9 से कटेगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फ्रेंड। समानुपात का क्वेश्चन है। कल की वीडियो मैंने अनुपात एंड समानुपात के ऊपर दोनों इस पे वीडियो बनाई थी, बिल्कुल बेसिक से समझाया था मैंने आपको, ठीक है। आपको नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकती है या आप यहाँ पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 5 है, यदि बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी सी का ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी 3 अनुपात 5 2 अनुपात 3। फ्रेंड वैसे कल मैंने आपको बताया था
या आप इस मेथड से कर लीजिए, इसकी गुणा यहाँ कीजिए, इसकी गुणा यहाँ कीजिए, फिर इसकी गुणा यहाँ कीजिए। या आप इससे कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये आपका अनुपात आ गया। या आप इसको इससे भी, वो मैथड मैंने अभी नहीं बताया था, बता देती हूँ। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए ना, देखो सी का पड़ोसी कौन है, सी का पड़ोसी कौन है, बी है, वैल्यू रख दो। ए का पड़ोसी कौन है, यहाँ पे 2, बी है तो 2 रख दो। ऐसे इनकी गुणा कर दो, ऐसे इनकी गुणा कर दो, ऐसे इनकी गुणा कर दो। या आप ऐसे कर लीजिए, या मैंने कल आपको इस वाले मेथड से बताया था, ऐसे क्रॉस गुणा करके कर लीजिए, जैसे कि आपको ठीक लगता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, या अंकित मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, या हानि प्रतिशत बताइए। इस टाइप के ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इजी बनते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी। इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, बिल्कुल शुरू से आपको समझाया प्रॉफिट एंड लॉस को। SSGD की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मैंने अपने हर मॉक टेस्ट में, अपने हर महारथन क्लास में आप इस पे भी क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चंस क्या है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु को 20% और 25% के 2 क्रम की छूट के पश्चात 288 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या दीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चंस भी है ये। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं। फिर रहे क्रम की छूट, तो 1 गुना 20%, मैंने आपको पता है छूट जब तो 100 में से माइनस करते हैं, ज़्यादा होता है तो छूट दी है तो कम होगा, तो 100 में से 20 करेंगे 80 हो जाएगा, बटा 100 गुना 25% की छूट, मतलब 100 में से 25 गए, 75 बटे 100 बराबर कितना दे रखा है, 288 दे रखा है। ठीक है, काट पीट शुरू करते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27 होगा यहाँ पे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 96 गुना 5, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो ए बराबर 6 5 पंजे 30 का 3 9 45 का 3 48, 480 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन बी। क्या बात है, आज तो ऑप्शन बी कुछ ज़्यादा ही उसमें है। ठीक है, इसका एक ये ट्रिक होती है निकालने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने। रतन को व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हानि, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनकम में मान लो ये इनकम है, ये इसकी इनकम बचत है, और ये इसका खर्चा है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, अनुपात बचत और व्यय का। ठीक है, ये पैसा है, ये इसकी व्यय है, और ये इसकी बचत है। ठीक है, तो 5:1 है। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी इनकम कितनी होगी, जब इतना बचाता है और इतना खर्चा, तो टोटल जोड़ देंगे 5 और 1 6 इसकी इनकम होगी ना, तो 6 रुपये इसकी इनकम होगी, तभी तो 5 रुपये वो व्यय करता है, और वही उसको बचत करता है। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं अपने गुणा को इजी बनाने के लिए यहाँ पे डबल जीरो लगा देती हूँ सब में। क्यों, मैंने को पहले भी बताया था कि मैं आपको अपने गुणा भाग इजी करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में 2 जीरो आप लगा लीजिए, क्योंकि इससे गुणा भाग इजीली हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी, जो इसकी ये आय है ना। ठीक है, उसकी इनकम में कितनी हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 600 का 25% निकालोगे तो 150 रुपये की
वृद्धि हो रही है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। 600 का 25% निकालोगे तो 150 रुपये की इनकम में वृद्धि हो रही है मतलब। ठीक है, तथा बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। बचत में कितनी की 15% की वृद्धि हो रही है। इसका 100 का 15% निकालोगे तो 15 प्लस के मतलब 15 रुपये की इसमें क्या हो रही है, बचत में वृद्धि हो रही है। तो कुल कितनी व्यय होगी फिर, 150 में से 15 गएंगे तो 135 तो होगी। ये इसका फालतू का खर्चा होगा, ये इसकी खर्चा होगा ये। यदि मैं इनकम में से सेविंग को हटा दूंगी तो बचा हुआ पैसा होगा, वो उसका खर्चा होगा। ठीक है, अब जो फालतू का खर्चा कितने में होगा, उसकी इनकम में होगा उसकी जो ये जो 105 अब पूछा गया उसकी व्यय में पूछा, तो उसकी व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। व्यय मतलब खर्चा। ठीक है, तो 135 का खर्चा कितने में होगा, 500 में होगा। तो 135 का 500 में होगा तो 100 में कितना होगा, 0 से 0 करिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 27% की वृद्धि होगी इसकी व्यय में। व्यय मतलब उसके खर्चे में। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नलके वाला। ठीक है, 2 नल ए और बी किसी टैंकी को क्रमशः 6 तथा 18 घंटों के भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल जाते हैं तो नल बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए कि टैंकी 4 घंटे में भर जाए। ठीक है फ्रेंड, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फिर शुरू कर दूँ करना। क्या बोल रहे हो, जो ए है वो 6 घंटे में, बी जो है 18 घंटे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कार्य वर्क वाला क्वेश्चन हो, नलके वाला क्वेश्चन हो, औसत 4 के 3 वाला दे हो तो उसका सबसे पहले क्या करो, एलसीएम लीजिए। 24 आ गया एलसीएम, एक का 6 है तो एक में कितना होगा, 4 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, अब क्या बोला, यदि दोनों नलके एक साथ खोल दिए जाए, दोनों नलकों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि टैंकी 4 घंटे में भर जाए। यदि ए जो है 1 घंटे में 4 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो ताकि टैंकी भर जाए, क्योंकि फ्रेंड दोनों को खोला गया है तो 4 में कितना लेगा, ए 4 गुणा 4 16 होगा, 16 होगा फ्रेंड। और टोटल समय कितना ले रहे हैं दोनों, 24 ले रहे हैं। तो बी कितना लेगा, क्योंकि ए 16 ले रहा है और टोटल दोनों समय 24 ले रहे हैं, तो मैं 24 में से 16 घटा दूंगी तो बी 8 घंटे लेगा। इतना समझ में आपको आया कि नहीं। देखो, 1 घंटे में ए 4 ले रहा है ताकि यदि बी को नल कितने समय बंद कर दिया जाए कि ताकि टैंकी ए 4 घंटे में भर जाए। बी को बंद करेंगे तो ए तो चलेगा ना, ए तब ए 1 में 4 ले तो 4 घंटे में कितना लेगा, 16 लेगा। अब टोटल समय दोनों ए और बी 24 ले रहे हैं तो बी का कितना निकालूंगी, 24 में 16 घटाऊंगी, बी का समय निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझना। अब बी का पूछा गया कि बी कितना समय लेगा। बी 1 घंटे में 3 ले रहा है, 3 ले रहा है कितना, 8 में, तो ए का कितना होगा, 8/3 होगा। 8/3 का मतलब क्या हुआ, 2 सही 2/3 हुआ, घंटे में हुआ, घंटे में हुआ। और मिनट भी पूछा गया है तो 60 से मैं गुना कर दूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे 60 मिनट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 घंटे 60 मिनट इसका राइट आंसर होगा। नहीं, थोड़ी गलत ले ले क्या,
40 मिनट आएगा, सॉरी 40 कैसे, इसको काट देती हूँ, 20 आया, ठीक है। 2 घंटे इसका ये 2 घंटे, 2 में होगी 40 मिनट, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। क्योंकि ये घंटे में आया था, मिनट में बनाने के लिए मैंने 60 से गुना कर दी, मिनट में हो गया, कट गया। ये तो 2 है, ये घंटे में हो गया, 2 की गुना यहाँ पे हो जाएगी, वो मिनट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले रही हूँ, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, क्या बोल रहा है वो, ए ले रहा है 12 मिनट, बी ले रहा है 18 मिनट। मैंने आपको पहले बताया था एलसीएम ले लीजिए, 1 मिनट 1 घंटे निकाल 3 आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंसिव कितनी लगेगी, ए और बी को टोटल कितना समय लगेगा। 3 + 2 करूँगी तो टोटल कितना 36 हो जाएगा दोनों का, क्योंकि टैंकी में भरने में दोनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो भरने में कितना समय लगेगा। 5 में 36 होगा तो 1 में कितना होगा, 36/5 हो जाएगा। काटेंगे, भाग देंगे, 7 बार 1/5, 7 सही 1/5 मिनट लगेंगे इसको। इतना इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस पर तो फ्रेंड आपको पता है ना, ये तो हर शिफ्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। चतुर्थी अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चतुर्थी अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बहुत इजी होता है निकालना। चौथे अनुपात 10:12 समानुपात 15:x। बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होगा अंदर वाले पदों के गुणनफल के। 12 × 15 = 10 × x। 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 × 12, तो x की वैल्यू होगी 18, ऑप्शन सी। ठीक है मैम, यदि आपसे चौथे अनुपात पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले गुणनफल के बराबर। ठीक है, यदि आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाता है, मध्य अनुपाती, उसका फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, यदि आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाएगा तो मध्य अनुपाती में 3 वैल्यू नहीं दोगे तब 2 वैल्यू दी होगी, 2 वैल्यू से 10 और 12 का मध्य अनुपाती पूछेगा वो। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीय अनुपाती क्या होता है तो B² होता है। तृतीय में 2 वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड, यदि आपसे पहला पूछा जाए, ठीक है फ्रेंड, कि इसका क्योंकि यही पूछा जाता है मध्य अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती बताइए, चतुर्थ अनुपाती है, तो मुझे लगता है एग्जाम तो रट रखा है क्वेश्चन, तो हर उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप MTS, HCL, CGL, ठीक है, CPO, ठीक है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड, तो मैंने कल से एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसमें मैं मैथ्स बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, एडवांस मैथ्स सिखा रही हूँ। कल मैंने जो चैप्टर बताया था अनुपात एंड समानुपात का, रेशो एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। 0 लेवल से मैं मैथ्स सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि फ्रेंड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कल मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, आप चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली उस पर अपडेट करूँगी, डेली वीडियो बनाऊँगी। आज मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी तो मैं SSC GD के साथ, GD तो कंटिन्यू रहेगी फ्रेंड, वो जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुली होंगे, चाहे MTS हो, HCL हो, CGL हो, CPO हो, या साथ में आपका SSC GD, सबके लिए वो है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ फ्रेंड मैं आपको। यदि फ्रेंड आप मेरी उस ग्रुप को उस क्लास को
इंटरेस्टेड हो जाए तो प्लीज़ फ्रेंड यदि मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि मैं कोई भी कुछ भी वीडियो डालती हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।